नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर और सीनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर अर्पण कुमार। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद। कि अपना कीमती समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्पण कुमार और फाउंडर डायरेक्टर ओटी फॉर किड्स, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। हमारी 2 शाखाएँ हैं, एक तो हरिनगर में है, वेस्ट दिल्ली में, और दूसरी जो हमारी ब्रांच है वो सीआर पार्क में है। और ये जो हम काम कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से हमारा सेंटर चल रहा है मैम। तो सर आपको पर्सनल कितना एक्सपीरियंस हो चुका है इस अब चैनल में? अगर पर्सनल लेवल पे बात की जाए तो मैं करीब 20 प्लस हो गए हैं मुझे काम करते हुए इस फील्ड में। मतलब अभी तक जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि काफी सारे बच्चे हैं जिन्हें नॉर्मल डेवलपमेंट में काफी सारी प्रॉब्लम्स होती बिल्कुल हैं, मैम, लेकिन पेरेंट्स उन चीजों को पहचान नहीं पाते। बिल्कुल। तो मतलब क्या क्या सिम्टम्स होते हैं या कोई अर्ली साइंस होते हैं जो पेरेंट्स पहले ही समझ जाए कि हमारे बच्चे को ये दिक्कत है? अगर हम बात करें तो अगर जितनी जल्दी हम बच्चे की पहचान करेंगे हम्म, कि उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम उतनी उतनी जल्दी उनका निदान पा सकते हैं। जैसे अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हम डेवलपमेंट को 2-3 एज ग्रुप में बाँटकर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं और पहचान सकते हैं कि उसमें क्या-क्या प्रॉब्लम है। जैसे हम अगर 0 से 6 महीने की बात करें, बच्चा जब पैदा हुआ और 6 महीने के बीच में क्या-क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए। जैसे अगर बच्चा हमारा 6 साल का हो गया हो, तो उसे गर्दन पूरी तरह टिकानी आनी चाहिए, उसे रोल ओवर करना चाहिए, उसे कहीं न कहीं थोड़े बहुत सपोर्ट से बैठना आना चाहिए। अगर इन चीज़ों में दिक्कत है तो कहीं न कहीं आपके बच्चे को डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है। अगर हम नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन पूछे पहले बिल्कुल कि मैडम। सबसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी फिर होती क्या है, कैसे दी जाती है उन बच्चों को? ऑक्यूपेशनल थेरेपी बेसिकली ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन कुछ होगा, हम जैसे अब बच्चों को डील करते हैं, तो बच्चों का ऑक्यूपेशन क्या है? प्ले है। तो हमारी जो मॉडलिटीज़ होती है, जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो प्ले वे के थ्रू करते हैं। हम उनको प्ले में ऐसे एंगेज करते हैं कि बच्चे को पता भी ना चले कि हम खेल-खेल में हम उनकी थेरेपीज़ करते हैं और उन्हें जो प्रॉब्लम आ रही है उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे काफी बार ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे लेट बोलना सीखते हैं या लेट चलना सीखते हैं, बिल्कुल। बट पेरेंट्स उन चीजों को अपनी चीजों से कंपेयर करने लगते हैं कि जैसे काफी सारी फैमिलीज होती है जो बोलती है कि हाँ बच्चे के पापा लेट बोले थे या बच्चे की मदर जो है वो लेट बोली थी। तो ये उनके भी कारण से होता है या? बिल्कुल, अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं, जैसे पहले मान लो 20 साल, 25 साल पहले की बात करें, जिस समय वो पेरेंट्स होंगे, मम्मी-पापा जो भी होंगे, उस समय हमारी मेडिकल फील्ड उतनी एडवांस नहीं थी। अभी हमारी जो मेडिकल फील्ड एडवांसमेंट काफ़ी आ गई है। अगर हम भी उस समय बात करें कि बच्चा हमारा 3 साल में बोलेगा, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं एजुकेशन की बात आई, तो बच्चा हमारा पीछे रह जाएगा। अभी सबको चाहिए कि हमारा बच्चा एज एप्रोप्रिएट काम करे, चाहे स्कूल में हो, सोसाइटी में हो, बच्चा हमारा सही से वहाँ चलना-फिरना सीखे, दूसरे बच्चों से बातें करे, स्कूल में अच्छे से बिहेव करे। तो अब हम उसको इग्नोर करने का टाइम नहीं है। डेफ़िनेटली हमारे पास काफ़ी पेरेंट्स आते हैं जो कि बोलते हैं कि जो मेरा बेटा है, मान लो दादाजी आ रहे हैं, ये भी तो लेट बोला था, इसकी मम्मी है लेट बोली थी, इसकी बुआ लेट बोली, लेकिन उस समय कुछ और था मैम, अभी प्रॉब्लम और भी नई तरह की बीमारियाँ आ रही है। पहले ऑटिज़्म नहीं हुआ करते थे, अब आजकल सबसे बड़ी बीमारी आ रही है ऑटिज़्म, स्पीच डिले है। तो अब उसका हमारे पास निदान है अगर हम अर्ली इंटरवेंशन शुरू करते हैं। उनको जितनी जल्दी हम डिटेक्ट कर लेते हैं और जितनी जल्दी हम थेरेपी शुरू करते हैं, उनमें डेवलपमेंट के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। तो जैसे काफी बार ऐसा भी होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, बिल्कुल। बट फिर सडनली ऐसा होता है कि वो मतलब धीरे धीरे कम होते जाते हैं। तो उसका क्या रीजन है? देखो मैम, बच्चे हाइपर एक्टिव और कम दोनों 2 तरह की चीज़ें हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, उसकी कहीं न कहीं एनर्जी ज़्यादा बन रही है, तो उसको जो सेंसरी सिस्टम्स हैं, उस चीज़ों को वो रेगुलेट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वज़ह से बच्चे में एनर्जी ज़्यादा बन रही है, तो बच्चा बैलेंस नहीं कर पा रहा है। उसको कहीं से कहीं एनवायरनमेंट में चाहिए, बच्चा उछल-कूद करता है तो उसका बॉडी उसको काम काम फ़ील करता है, उसको रिलैक्स फ़ील होता है उस उछल-कूद करने से। और जो बच्चे लो होते हैं, उनको हमें कहीं न कहीं एनर्जेटिक बनानी पड़ती है, ताकि बच्चा अपने पीयर ग्रुप से अपने दूसरे बच्चों के समान बिहेव कर सके, उनके साथ खेल-कूद सके, उनके साथ पढ़ाई में उनके बराबर कर सके। बट काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब घुल मिल नहीं पाते किसी से, जिन्हें सिर्फ अकेले रहना पसंद होता है, या अगर कोई जैसे नॉर्मली हम छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो बिल्कुल, अपने पेरेंट्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ खुश रहेंगे, बट अगर कोई थर्ड पर्सन उन्हें पकड़ता है या बाहर का कोई पर्सन पकड़ता है तो बच्चे रोने लगते हैं फिर। बिल्कुल। तो वो भी इन्हीं वो भी चीजों एक की। तरह का आजकल का इश्यू, ये हम इस इश्यूज़ को कहते हैं स्ट्रेंजर एंग्जायटी। अब जैसे आजकल हमारी फैमिली जो होती है, वो छोटी होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली होती है। अगर बच्चा पैदा हुआ, अगर उसको उन्होंने किसी को देखा ही नहीं, मम्मी-पापा और बच्चे रह रहे हैं, तो डेफ़िनिटली दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा और उसके ताई जी या दादाजी उसके साथ नहीं रहते हैं। और कोई फैमिली का अगर मेंबर होगा, तभी उस चीज़ों को हम कम कर सकते हैं। पर इसीलिए हम बोलते हैं, जैसे अभी क्या हो रहा है, जॉइंट फैमिली है नहीं, इसीलिए ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ते जा रही है। उनको इन बच्चों में सोशलाइज़ेशन की दिक्कत हो रही है, आपस में स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे शेयरिंग नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी देखा, केवल हमेशा लेना सीखा है, माँ-बाप से लेना सीखा है, देना कभी सीखा ही नहीं, तो शेयरिंग की सबसे बड़ा इश्यू होती है। उन्हें अपनी जैसे पीयर इंटरैक्शन है, दूसरे बच्चों के साथ खेलना, उनको पता ही नहीं कि करना कैसे है।
अपने माँ बाप हैं उनके साथ मोबाइल पे लगे रहे या माँ बाप के साथ ही केवल इंटरेक्शन। लेकिन अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम ना हो, केवल सोशलाइजिंग की प्रॉब्लम हो, तो धीरे धीरे अगर वो उनको हम ग्रुप दें, सोशल ग्रुप दें, तो डेफिनेटली बच्चे रिकवर कर जाते हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें एंगर इशू बचपन से ही होता है। अगर कोई मतलब जैसे आपके आपने बताया कि शेयरिंग की आदत नहीं होती और कोई जबरदस्ती चीजें कर रहा है तो बच्चे फिर गुस्सा होने लगते हैं। तो तो ऐसे बच्चे भी के साथ बिल्कुल क्या ऐसे करना बच्चे चाहिए? बेसिकली वो जैसा मैम देखते हैं घर में, वैसा उनका रिफ्लेक्शन आता है। अगर बच्चे में देख रहे हैं माँ बाप की, अगर दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, आपस में एक दूसरे की बात सुन रहे हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो बच्चे भी वो चीजें देखते हैं। ऐसा नहीं कि वो ऑब्जर्व में, हमें लगता है बच्चा छोटा है कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन बच्चे की मानसिकता पे उसका असर पड़ता है। अगर बच्चे देखेंगे घर में लड़ाई का माहौल है, तो डेफिनेटली बच्चे के ऊपर भी एग्रेशन आएगा ही आएगा। देखिए आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है कि सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, बिल्कुल, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, है ना? तो बिल्कुल, छोटे बच्चों में अक्सर हम देखते हैं कि फैमिलीज़ हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं या हस्बैंड वाइफ वर्किंग है और वो आ रहे हैं तो बच्चे को फ़ोन दे दिया जाता है। फीड करा रहे तो फ़ोन दे दिया, सोने के टाइम पे फ़ोन दे दिया, बिल्कुल। तो उसका भी कहीं न कहीं इम्पैक्ट पड़ता बिल्कुल, है। सोशल मीडिया और जो हम कह सकते हैं स्क्रीन टाइम का बहुत बड़ा इम्पैक्ट इन बच्चों के डेवलपमेंट पे पड़ रहा है। इवन बच्चे नहीं, बड़े की डेवलपमेंट बड़े की बिहेवियर पे भी पड़ रहा है। आजकल क्या हो रहा है, हम फ़ोन में इतने एडिक्ट हो जाना कि सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है, हम उसको रिएक्ट ही नहीं करते हैं। हम अपने आप में ही बिज़ी रहते हैं। तो इससे कहीं न कहीं हमारे बीच में भी जो आपस में हमारा जो होना चाहिए, अपने कलीग के साथ, अपने फ्रेंड्स के, वो कहीं न कहीं कमते जा रही है। और बच्चों का तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है ही। बच्चे जितनी देर फ़ोन पे ज़्यादा रहेंगे, वो उसमें ज़्यादा मतलब उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, बच्चे सोशलाइज़ नहीं करेंगे। वो इवन कुछ दिन के बाद ऐसा होगा कि वो माँ-बाप को भी भूल जाएँगे कौन है। उनके लिए फ़ोन ही सबसे प्यारा लगता है कि वहाँ अच्छी से लाइट लाइट आ रही है, साउंड आ रही है, अट्रैक्टिव एनिमेशंस है, जो कि बच्चे को बहुत अट्रैक्ट करता है। काफ़ी बार सर ऐसा भी होता है कि मतलब बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा एक्टिव है, वो फ़ोन में सारी चीज़ें स्क्रॉल कर लेता है, सब चीज़ें देख लेता है, बट बाहर नहीं बोल पाता, बाहर नहीं देख पाता, स्कूल में नहीं बात कर पाता, बिल्कुल। तो वो चीज़ें कैसे? बिल्कुल, जैसे फ़ोन में चलाना मैम कोई भी चीज़ है, वो एक टेक्नोलॉज़ी है, वो बच्चे की या आपके ब्रेन को उन्होंने रीड कर लिया कि आप क्या देखना चाहते हो। हम क्या देखना चाहते हैं, हमारा फ़ोन हमें वही दिखाएगा, ना कि वो किसी और चीज़ को दिखाएगा। तो हमें लगता है कि बच्चा एक फिंगर से ये कर रहा है तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन ऐसी बात नहीं है मैम। बच्चे फ़ोन में होते भी हैं तो उससे उसका सोशलाइज़ेशन कहीं न कहीं हैम्पर हो रहा है। उसकी सोशल कम्युनिकेशन है, वो कहीं न कहीं डेफ़िनेटली हैम्पर हो रही है। बट पेरेंट्स का तो ये भी कहना है ना काफ़ी बार कि हमारा बच्चा अच्छी चीज़ें देखता है फ़ोन में। वो देखो अच्छी चीज़ें हों या बुरी, स्क्रीन स्क्रीन है मैम। अगर आप उसको अपने लिमिट में दिखाते हो, आप कंट्रोल्ड वे में दिखाते हो, तो डेफिनिटली एजुकेशनल चीज़ें दिखा रहे हो, तो वो सही है। लेकिन बच्चे आपको लगता है मेरा बच्चा ये देख रहा है, लेकिन आपके अलावा भी बच्चा डेफिनिटली उसकी आदत पड़ेगी। तो ऐसा नहीं कि आप पूरी उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो, कितना देर देख रहा है। उसके अलावा और भी चीज़ें देखता है। तो सर मतलब आपको इतना एक्सपीरियंस हो गया तो आप कैसे ट्रीट करते हो ऐसे बच्चों को मतलब थेरेपीज़ वगैरह, डेफिनि एक्टिविटीज़ वगैरह कैसे? डेफिनेटली पहले तो हम जैसे हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं, हम उनकी मैम असेसमेंट करते हैं प्रॉपर कि बच्चे की जो प्रॉब्लम उसकी वजह क्या है? वो स्क्रीन से आई है या एनवायरमेंटल फैक्टर है या उनका घर का माहौल कैसा है या कोई मेडिकल इश्यूज़ है। इसके बाद हम बच्चे को असेस करने के बाद हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग साथ-साथ ही करते हैं, ताकि पेरेंट थेरेपी के अलावा भी घर पे प्रॉपर ध्यान दे सकें और हम जो उनको थेरेपीज़ बता रहे हैं थेरेपी सेंटर पे, उस चीज़ों को वो घर पे फॉलो करें। ताकि अगर हम दोनों मिलके काम करेंगे एक बच्चे के ऊपर तो डेफिनिटली वो जो रिजल्ट आनी चाहिए वो बहुत जल्दी आती है। बचपन में बच्चे बहुत ज़िद्दी भी होते हैं, ऐसा बिल्कुल। भी होता है कि मतलब उन्हें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए। फिर मतलब धीरे-धीरे ऐसा होता है कि वो चीज़ एक उनके माइंड में आ जाती है कि हमारे पेरेंट्स हैं, मैं ज़िद करूँगा दे देंगे। फिर बाद में वो चीज़ें पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम करती हैं डेफिनिटली। क्योंकि पेरेंट्स को बहुत सफ़र करना पड़ता है क्योंकि बच्चा ऐसी चीज़ों की डिमांड कर देता है जो वो नहीं अफ़ोर्ड कर पाते या जो चीज़ें गलत होती हैं। फिर ऐसे बच्चे भी बिल्कुल, ऐसे बच्चे में ये हमें देखनी पड़ेगी ये जो बिहेवियर आई डेवलप कहाँ से हुई? ये डेवलप ऐसा नहीं कि हमने ही डेवलप की, हम पेरेंट्स हैं तो हमने अगर बच्चे को जैसे 2 साल 3 साल तक देते गए सारी चीज़ें, हमें लगता है वो छोटा बच्चा है, वो हम उसकी ज़िद पूरी करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, ऐसा नहीं उसको सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ें की बच्चे डिमांड करते हैं, लेकिन हमने क्या है माइंड में पहले सेट है हम जो पापा-मम्मी से माँगेंगे, वो पापा-मम्मी हमें देंगे। अब जहाँ पे हमने देना बंद कर दिया है, नो नो उनको सुनने की आदत नहीं होती है। तो अपने माँ-बाप पे चिल्लाना शुरू करते हैं, अपने फ्रेंड्स पे चिल्लाना शुरू कर तो इसकी जो है सबसे पहले हमें इनिशियली से ही हमें कंट्रोल करना चाहिए बच्चे की बिहेवियर को। बच्चा आप पा ब बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, हमें शुरू से एक मार्किंग डिफाइन करनी पड़ेगी। बेटा आपको ये चीज़ें मिल सकती है और ये चीज़ें नहीं मिल सकती है। बट पेरेंट्स होते हैं ना कि आजकल तो हर पेरेंट्स बिल्कुल का वो कहना सबको है लगता कि है हम बच्चे को हर चीज़ दें, लेकिन बाद में वही प्रॉब्लम का कारण बन वही जाता है। प्रॉब्लम का कारण बनती है।
इसके अलावा सर जैसे हम देखते हैं कि काफी सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एजुकेशन को लेके थोड़ा सा रहता है, तो उन बच्चों को भी आप ट्रीट करते हैं? बिल्कुल मैम, हमारे पास स्पेशल एजुकेशन है, बिहेवियर थेरेपी की। जो बच्चे जैसे हम अगर बच्चे को एज़ अ होल देख रहे हैं, तो उनकी हम फिजिकल ग्रोथ पे भी बात करते हैं, उनकी फिजिकल डेवलपमेंट पे भी बात करते हैं, स्पीच की बात करते हैं और एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का अटेंशन लेवल क्या है, फोकस क्या है, उसकी सुनने की उसके समझने की क्षमता क्या है, उसकी जजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ों को हम बात करते हैं। तो इसमें हमारा आता है एजुकेशनल सिस्टम। बच्चा जैसे एजुकेशन जैसे बच्चे स्पेशल हैं, तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं उनको नॉर्मल एजुकेशन में दिक्कत आएगी। तो उन बच्चों को स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है और स्पेशल एजुकेशन में हम जो नॉर्मल एजुकेशन है, उसको हम बिल्कुल सिम्प्लीफ़ाई करके बच्चे को समझाते हैं मैम। तो मतलब दोनों जैसे अभी बताया आपने कि स्पेशल एजुकेशन और नॉर्मल एजुकेशन सेम होती है या अलग अलग? नहीं, थोड़ा डिफरेंट होता है मैम, उसके कराने के तरीके अलग होते हैं। बच्चे में हम जो थेरेपिस्ट है उसके ऊपर पेशेंस होना चाहिए। मान लो हम नॉर्मल बच्चे कोई भी चीज़ 10 दिन में सीखते हैं, तो जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल उसको हो सकता है महीना दिन लग जाए, 2 महीने भी लग जाए। तो जो थेरेपिस्ट है उसको बिल्कुल पेशेंसली काम करना पड़ता है मैम। तो सर आज की जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहोगे या क्या एडवाइस देना चाहोगे? बस यही एडवाइस है कि जैसे ही आपके बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम पता चले, तो बेहिचक आप किसी थेरेपिस्ट से, किसी डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से या पीडियाट्रिशियन से अवश्य सलाह लें। कहीं किसी से मिलना कोई गुनाह नहीं है, आपको कहीं न कहीं अच्छी जानकारी मिलेगी, आपको सही गाइडेंस मिलेगी, जिससे कि आप अपने बच्चे की बेहतरी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसी के साथ सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना धन्यवाद मैम, धन्यवाद।